हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है आपका विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, अर्थात आपके जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के जो है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। तो आइए तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के किसी अवाष्पशील विलय। अब अवाष्पशील विलय क्या होता है इसके बारे में जान लो थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। अवाष्पशील विलय पदार्थ आपके जैसे सुक्रोज आपके होंगे, अर्थात ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है, और ये सब जो पदार्थ आपके होते हैं जो हैं ये अवाष्पशील विलय पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब जो किसी विलायक में घोलने पर अपने आयनों में न टूटे, अपने आयनों में न टूटे पर विलायक में घुल जाए, वो पदार्थ आपके अवाष्पशील विलय कहलाते हैं। राइट, समझ में है। मतलब ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें किसी विलायक में घोलने पर अपने आयनों में न टूटे, अर्थात उन आयनों में परिवर्तन ना हो, उनकी जो भौतिक अवस्था वो क्लियर रहे, रासायनिक अवस्था में ना परिवर्तन हो, तो ये प्रोसेस आपके अवाष्पशील विलय होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप ले लो ग्लूकोज, चीनी ले लो, यूरिया ले लो, ये सब जो पदार्थ आपके होते हैं ये अवाष्पशील विलय होते हैं। राइट, समझ में। अब टॉपिक में आ जाओ। किसी अवाष्पशील विलय के किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के वह भौतिक गुण, विलयन के वह भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आ भाई? फिर से बोलें एक बार फिर से। किसी अवाष्पशील विलय के विलयनों के वह भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे बहुत सही बच्चों, ऐसे ही आगे आ जाओ। एग्जाम्पल, उदाहरण आपका क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन, परासरण, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का नमन आदि में जो होता है परिवर्तन आपके विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। राइट, और विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो किसी विलय पदार्थों के गुणधर्म पर जो है निर्भर करते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू। अगला टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक आपका विसरण। डिफ्यूजन, अर्थात विसरण क्या होता है? विसरण देखो आपका दो टाइप का भाई हो सकता है। एक तो आपका विसरण गैसों का होता है और उसके बाद विसरण विलयनों का होता है। राइट, जैसे आपने जो है 11th में भी पढ़ा होगा आपने गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था गैसों का विसरण होता है। कैसे होता है? किसी आप स्थान पर कोई गैस आप अगर निकालते हो तो वह गैस जो भी स्थान पाएगा उसमें संपूर्ण रूप से उसमें फैल जाता है, राइट, कोई भी गैस हो। इसी प्रकार विलयन होता है आपका। हमने विलयन लिया, विलयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होके विसरण। टॉपिक देखिए,
कोई विलयन मैंने लिया और उस विलयन में अधिक सांद्रता से, किसी विलयन या कोई विलयन ले लीजिए, किसी विलयन में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह की दर से, स्वतः प्रवाह की दर से समांगी विलयन बना लेना, समांगी विलयन बना लेना विसरण अर्थात डिफ्यूजन कहलाता है। समझ में आया बच्चों? फिर से बोलें, देखो भाई, विसरण आप ऐसे ही जान लो, विसरण का मतलब होता है गैसें जो है भैया, जो भी स्थान मिलता है गैस से उसमें संपूर्ण रूप से फैल जाती हैं। गैस को जो भी स्थान मिलेगा उसमें पूरी तरीके से वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और उसी प्रकार आपका किसी विलयन का विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया ना, फिर से समझो। कोई विलयन ले लो, विलयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह की दर से समांगी विलयन बना लेना, समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। राइट? जैसे अभी जैसे टॉपिक क्या है, मैंने अलग अलग बीकर लिया और एक बीकर में मैंने जो है रंग डाल दिया। अब इसमें आपके जो कलर होंगे वो दूसरे विलयन मैंने अटैच करा दिया। तो इसका जो विलय पदार्थ है वो आपका कम सांद्रता की ओर स्वतः जो है प्रवाह हो जाएगा, और तब तक प्रवाह होगा जब तक दोनों आपके विलयन होमोलॉगस आपके सॉल्यूशन न बन जाए, अर्थात समांगी विलयन आपका न बन जाए। तो यह प्रक्रिया बच्चों आपका विसरण कहलाती है। राइट बच्चों? समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, आगे चलें। थैंक यू। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक बच्चों आपका परासरण, ओसोमिसिस। परासरण किसे कहते हैं? परासरण क्या होता है? ओसोमिसिस क्या होता है? परासरण किसे कहते हैं? शाब्दिक भाषा में जान लो। यदि आपका विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से, विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह की दर जो होती है वो आपका परासरण कहलाता है। राइट? ये सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं, और नहीं तो आप फिर से समझिए परासरण क्या होता है। किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह है आपका, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। या ऐसा आप कह सकते हैं, किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह की दर, स्वतः प्रवाह की दर आपका परासरण कहलाती है। परासरण प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों आपके दोनों विलयन जो हैं, दोनों विलयन एक समान नहीं हो जाते हैं। राइट? तब तक परासरण प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आया? क्लियर में? आ जाओ आगे। परासरण जो होता है दो प्रकार का होता है। परासरण के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं आपके, बाह्य परासरण आपका और अंतः परासरण, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। ठीक है ना? अब बाह्य परासरण आपका क्या होता है? बाह्य परासरण किसे कहते हैं? मेरी बातों को भी ध्यान देते देखिए बच्चों। आप लोग अगर समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनो और फिर ध्यान से देखते भी रहो। बाह्य परासरण आपका क्या होता है? बाह्य परासरण। राइट? अगला आपका अंतः परासरण। थोड़ा लिखने में मैं जल्दी करता हूँ। अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या हुआ? अगर हम गाढ़ा जो है चीनी का विलयन ले, गाढ़ा विलयन, ठीक है ना, और गाढ़ा विलयन ले और उसमें जो है हम क्या डाल दें? किशमिश डाल दें। राइट? जब उसमें हम किशमिश डाल देंगे तो यह प्रक्रिया आपका जो होगा बाह्य परासरण होगा। राइट? बाह्य परासरण होगा। कैसे? मैंने गाढ़ा चीनी का विलयन लिया है, ठीक है ना,
अब गाढ़ा चीनी के विलयन में मैंने क्या डाला, किशमिश डाला। ठीक है, किशमिश डालेंगे तो उसमें देखो जो है जो आपके विलयन हो गए वो प्रायः सिकुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो सिकुड़ जाएंगे, यह प्रक्रिया बाह्य परासरण होता है। ठीक है, अंतः परासरण क्या होगा, अब किशमिश को आप जल में डालो, किशमिश को जब जल में डालेंगे तो वह फूल जाता है, तो यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, अंतः परासरण। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगा, अंतः परासरण। राइट, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों। इसको इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब आगे बताएंगे आपको। आज हम टॉपिक आगे जानते हैं। आपके टॉपिक में अर्धपारगम में झिल्ली, क्योंकि पराशरण में मैंने आपको क्या बोला, पराशरण टॉपिक में मैंने अर्धपारगम झिल्ली बताया ना आपको, किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशरण होता है। राइट, पर ये अर्धपारगम झिल्ली है क्या, किसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, तो अगला टॉपिक यही बनाते हैं बच्चों। आ जाइए, अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। राइट, इसके बारे में आ जाइए, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें एक भाषा में, शाब्दिक भाषा में आप जान लो, ऐसी झिल्ली होगी जो विलायक के अणुओं को आर पार आने दे। राइट, ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आर पार क्या हो, आने जाने दे, परंतु विलय के अणुओं को नहीं, उसी को हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। राइट, कहने का मतलब अर्धपारगम झिल्ली आपका क्या हो जाएगा, ऐसी झिल्लियाँ, वह झिल्लियाँ या ऐसी झिल्लियाँ जो अपने में से विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती परंतु विलय के अणुओं को नहीं, ऐसी झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। ऐसी झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। राइट, अर्धपारगम झिल्ली जो होती है दो प्रकार की होती है। अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की, दो प्रकार की, प्राकृतिक झिल्ली आपका, और उसके बाद प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। राइट, प्राकृतिक झिल्ली हो गई और अर्धपारगम झिल्ली, इसके दो पार्ट होते हैं। अब दोनों पार्ट के बारे में जानते हैं क्या कैसे होता है। पहला क्या है आपका, प्राकृतिक अर्धपारगम में झिल्ली। राइट, ये हो गया। दूसरा आपका होता है कृत्रिम अर्धपारगम में झिल्ली। अब इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, वनस्पति झिल्ली और जंतु झिल्ली। राइट, इसके भी दो पार्ट होते हैं, जंतुओं में और वनस्पतियों में। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, इनके बारे में बच्चों जानते हैं। देखो, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, ये भी झिल्लियाँ भैया दो प्रकार की होती हैं। एक तो जंतु आपकी कोशिका झिल्लियाँ होती हैं और दूसरा वनस्पति कोशिका झिल्लियाँ होती हैं। राइट, अब जंतुओं में क्या होता है, जैसे बकरे का अमाशय गुड ब्लैडर होता है, वह आपका भैया जो है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली के अंतर्गत आता है, लेकिन वो जो एनिमल्स आपका होता है। राइट, समझ में, बकरे का अमाशय हो गया, अंडा आपने सुना होगा, एक जो होता है वो भी जो है एनिमल आपकी जो है अर्धपारगम झिल्ली होती है। राइट, इसके अलावा आपके किशमिश अंगूर ये जब होते हैं आपके, ये जो है वनस्पति झिल्लियाँ होती हैं। इनके मूल रूप में जो होते हैं भैया जो है विलय पदार्थ जो होते हैं, विलय पदार्थों को रोकते हैं और विलय पदार्थों को आने जाने देते हैं। राइट, भैया समझ में है, यह हो गया। अगला है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, इसके बारे में जानते हैं।
ट्रब नामक वैज्ञानिक ने भैया 1864 में ट्रब नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1864 ईस्वी में ट्रब नामक वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक थे? ट्रब, ठीक है ना। ट्रब नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाया था। 1864 में कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाया था। किसकी झिल्लियाँ थी? कॉपर फेरोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है? Cu2 आपका FeCN का होल 6। ये लाइब्रेरी में सबसे पहले जो है ट्रब नामक वैज्ञानिक ने जो है कृत्रिम अर्धपारगम्य मानव निर्मित द्वारा जो है ये झिल्लियाँ बनाई थी, जिसका नाम कॉपर फेरोसाइनाइड होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड या रासायनिक नाम अगर बोला जाए तो क्यूप्रस फेरोसाइनाइड बोलते हैं। क्यूप्रस फेरोसाइनाइड ये होता है। इसके अलावा और भी बनाया गया था, और भी बहुत, जैसे आपके जो है कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये भी आपका बनाया गया था लाइब्रेरी में ही। कैल्शियम फास्फेट भी जो है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हमको भैया अर्धपारगम्य झिल्ली जो है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा हमें लगता है। और एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसी झिल्लियाँ जो अपने में से विलायक के अणुओं को आर पार आने दे परंतु विलय के अणुओं को नहीं आने दे, ऐसी झिल्लियाँ अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। राइट बच्चों, समझ में आया? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपके प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, दूसरा आपका कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। अब प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो नेचुरल रूप से प्रकृति में पाया जाता है। इसमें भी दो प्रकार की होती हैं, जंतु आपकी कोशिका झिल्ली और वनस्पति कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका झिल्ली क्या होती है? जंतु कोशिका में बकरे का से अंडे कप तक जो होता है, इन सब में जो है आपके जंतु कोशिका झिल्ली पाई जाती है। राइट, इसमें क्या होता है? विलय के अणुओं को आर पार आने जाने देते हैं परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देते हैं। राइट, समझ में आया? प्रक्रिया आपका अपराशरण में जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला आपके वनस्पति कोशिका झिल्ली में, वनस्पति कोशिका में किसमें? संगोर में पाया जाता है आपके। ठीक है, इसमें जो है विलय को रोक लिया जाता है और विलायक के अणु जो होते हैं वो आर पार आते जाते हैं। राइट, किसके द्वारा? इन्हीं झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। आधुनिक में कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली सन 1864 में ट्रब नामक वैज्ञानिक ने जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की जो है झिल्लियों का निर्माण किया था। ट्रब नामक वैज्ञानिक ने। राइट बच्चों, समझ में आ गए? चलो आगे चलता हूँ, इरेज करता हूँ बच्चों, इसको मिटाना पड़ेगा। राइट, रिमूव करना पड़ेगा बच्चों। अगला टॉपिक अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला पूछा जाएगा विसरण और परासरण में अंतर। विसरण और परासरण में अंतर, इनका हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? विसरण और परासरण में डिफरेंस कैसे बताया जाता है? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। राइट, कहने का मतलब परासरण और विसरण में अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं विसरण में। पहला टॉपिक इसमें जानते हैं, फिर इसके बाद इधर आएंगे नंबर फर्स्ट जानेंगे। अभी इसमें जानेंगे विसरण क्या होता है। विसरण में विलय पदार्थों का भैया स्थानांतरण होता है। विसरण में पहला टॉपिक, विसरण प्रक्रिया में विलय पदार्थों का स्थानांतरण होता है। राइट, कैसे होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलय पदार्थों का स्थानांतरण ही विसरण कहलाता है। राइट, परासरण में विलायक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। विलायक क्या होते हैं? विलायक वो पदार्थ आपके, यानी ऐसे आपके किसी शुद्ध विलायक का किसी विलयन में से आपका किसी विलयन की ओर स्वतःगत, जो आपका विलायक दिया होगा और विलयन में से शुद्ध विलायक आपका स्वतःगत की दर या तन विलयन से संध विलयन की ओर स्वतः प्रवाह की दर आपका परासरण कहलाता है। राइट, तो शाब्दिक भाषा में
इसमें विलेय पदार्थों का स्थानांतरण, इसमें विलायक पदार्थों का स्थानांतरण। बस पहला टॉपिक क्लियर हो गया। राइट बच्चों, समझ में आया? थैंक यू। आगे आ जाओ, अगला दूसरा आ जाओ। इसमें विसरण प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती। विसरण प्रक्रिया में हमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट। परासरण में आ जाओ। परासरण में क्या होता है? परासरण में दूसरा टॉपिक, परासरण प्रक्रिया अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होती। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है इसमें विलायक जो है, विलायक क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं। अगर अर्धपारगम झिल्ली नहीं लगाएंगे तो विलेय पदार्थ भी आपके विलायक के साथ क्या होंगे? स्थानांतरण हो जाएंगे, तब यह प्रक्रिया रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें